नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुमूल्य और अविश्वसनीय चीज़ लेकर आया हूँ। ये असाधारण है, अनकॉमन है। ये नई पीढ़ी की आंखें खोलने वाली चीज़ है, आई ओपनर है, यूनिक है। आप सोच भी नहीं सकते कि स्वतंत्रता के अतुलनीय नायक गणेश शंकर विद्यार्थी इतने बड़े थे और इतने सशक्त व्यक्ति थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक ऐतिहासिक पत्र है जिसकी जानकारी आम लोगों को न के बराबर है। यही पत्र मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप न केवल चौंक जाएंगे, गर्व से भी भर उठेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन के अनूठे नायक थे। वे गांधीवादी थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन साथ ही वे क्रांतिकारियों के बहुत नज़दीक थे और उनकी बड़ी मदद करते थे। वे प्रताप अखबार के संस्थापक सदस्य थे और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब वह अनूठी बात जो आपको बतानी है। गणेश शंकर विद्यार्थी की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने उनके गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए थे। ऐसे समय में वे घर से दूर थे और उनकी पत्नी श्रीमती चंद्र प्रकाश देवी ने उन्हें संदेश भेजा, कृष्णा के बापू माफ़ी मत मांग लेना, इतिहास कलंकित हो जाएगा, हम कलंकित हो जाएंगे, मातृभूमि कलंकित हो जाएगी, परिवार के माथे पर काला टीका लग जाएगा। और पत्नी के इस संदेश के जवाब में गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो पत्र लिखा, उसे पढ़कर हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। और इसीलिए इतिहास की भीड़ में यह पत्र अकेला देदीप्यमान है। 3 मार्च 1923 का यह पत्र, जो आज से ठीक 102 साल पहले लिखा हुआ है, बहुत ही अतुलनीय है और प्रेरक है। गणेश शंकर विद्यार्थी अपनी पत्नी श्रीमती प्रकाश देवी को लिखते हैं, मेरी प्यारी प्रकाश, माफ़ी मांगने से अच्छा है कि मेरी मौत हो जाए। और वो पत्र आप देखेंगे कि कैसा है। इसमें वे लिखते हैं, धर्म पत्नी श्रीमती चंद्र प्रकाश देवी के नाम। पत्र का वर्णन इस तरह है, या उसका टेक्स्ट या जो उसकी लिखावट है वो इस तरह से है। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है 3 मार्च 1923। ये वो समय है 1923 का जब विनायक दामोदर सावरकर गवर्नर जनरल की काउंसिल के गृह सदस्य सर रेजिनॉल्ड हेनरी क्रैडोक और ब्रिटिश सरकार के क्षमादान के कई पत्र लिख चुके थे। ये वही समय है जब विनायक दामोदर सावरकर गवर्नर जनरल की काउंसिल के गृह सदस्य सर रेजिनॉल्ड हेनरी क्रैडोक और ब्रिटिश सरकार को क्षमादान के कई पत्र लिख चुके थे। साल 1922 और 1923 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी उग्रता और ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के चरम पर था। पूरी आबो हवा में ब्रिटिश राज का भय तारी था। क्रांतिकारी गतिविधियां चरम पर थीं। आए दिन गिरफ्तारियां हो रही थी और क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हो गया था। पुलिस ने गोलियां चलाईं और लोग मारे गए तो क्रोधावेशित लोगों ने थाना फूंक दिया और 22 पुलिस वालों को जलाकर मार डाला। इस कांड के लिए 172 लोगों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई और 19 क्रांतिकारियों को तो बाकायदा फांसी दे दी गई। भारत की आज़ादी के इतिहास में यह सबसे बड़ी सामूहिक फांसी थी और ये वो समय था
जब राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान आदि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की तैयारियों में जुटे हुए थे। और वह पत्र सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि साधारण शब्दों में जो असाधारण बात लिखी हुई है वह वाकई चौंकाने वाली है। विद्यार्थी जी इन सब हालात से 122 लोगों को फांसी देने से या फांसी की सज़ा मिलने से बिल्कुल नहीं डरे थे। इतने लोगों को जेलों में भेज दिए जाने से भी वे नहीं डरे हुए थे। वो उस पत्र में जब उनकी पत्नी ने लिखा और संदेश भेजा, यह बड़े गर्व की बात है कि उनकी पत्नी उनको लिखित संदेश भेजती हैं कि ये विद्यार्थी जी को दे दीजिए, ये कृष्णा के बापू को संदेश मेरा पहुंचा दीजिए कि वे माफ़ी न मांग लें। हमें ये कलंक किसी तरह से भी मंजूर नहीं है। आमतौर पर पत्नियों से ऐसी उम्मीद बहुत कम की जाती है, और अगर हम कई उदाहरण देखें तो वो इसके प्रतिकूल मिलेंगे। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को, अपने पतियों को, अपने पिता को, अपने भाइयों को क्रांति के आंदोलन पर निर्भीक होकर के भेजा। गणेश शंकर विद्यार्थी उस पत्र को इस तरह शुरू करते हैं, मेरी परम प्यारी प्रकाश, कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तुमने जो कुछ लिखा वो बिल्कुल ठीक है। माफ़ी मांगने से अच्छा ये है कि मौत हो जाए। तुम विश्वास रखो, मैं बेइज्जती का काम नहीं करूँगा। तुम्हारी और बच्चों की मुझे बहुत फिक्र है, चिंता है, परंतु तुम्हारा हृदय कितना अच्छा और ऊंचा है, उसने मेरे मन को बहुत संतोष दिया है। ईश्वर तुम्हारे मन को दृढ़ रखे। अगर तुम दृढ़ रहोगी तो मेरा मन कभी न डिगेगा। मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मैं खुशी से तैयार हूँ। जो मुसीबत आन पड़ी है उसे हंसते हंसते झेल लूँगा। माधवलाल जी के साथ मैं उनके घर जा रहा हूँ। होली वहीं करूँगा। होली के बाद दूज या तीज को मैं कानपुर पहुँचूँगा और उसी दिन दोपहर तक मैं अपने आप को पुलिस के हाथों में दे दूँगा। मैं सीधे ही अपने को पुलिस के हाथों में दे देता, मगर एक बार तुम लोगों को देख लेने का धर्म समझता हूँ। देखो, ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखो। आज कष्ट के दिन सिर पर हैं, कल सुख के दिन भी आएंगे। धर्म के लिए सहे जाने वाले कष्ट के दिनों के बाद जो दिन आएंगे वे परमात्मा की कृपा से अच्छे और सुख के दिन होंगे। हरि, कृष्ण, विमला और ओंकार को हृदय से प्यार। तुम्हारा गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पत्र, इस पत्र के वाक्यों में न कोई नारा है, न कोई अभिमान की बात है। साफ तौर पर आत्मबल, आत्मत्याग और स्वदेश प्रेम का एक निर्मल व्याकरण है ये पत्र। कर्तव्य है देश के प्रति, एक उत्तरदायित्व का भाव है परिवार के प्रति, और एक सुकर्म है जीवन के प्रति। जैसे विद्यार्थी जी की कलम आत्मा से ही अपनी स्याही लेती है, लेकिन मर्यादा की एक अविचल चट्टान बनकर, न कोई ढुलमुलपन न कोई डर, और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी उनकी पत्नी श्रीमती चंद्र प्रकाश देवी। इस पत्र में शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ निर्भीकता के आत्मबल का दर्प है। पत्नी लिखती हैं, माफ़ी मत मांगना, और देखिए इतिहास की परिभाषा बदल जाती है। यहाँ ये पत्नी दाम्पत्य जीवन ही नहीं, प्रेम ही नहीं, साहस की भी शिल्पकार है। आपको यह पत्र सुनकर शायद कुछ और याद आ रहा होगा, और किसी एक क्रांतिकारी का प्रसंग याद आ रहा होगा, क्योंकि वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत चर्चित रहा है। हम इसके माध्यम से किसी तरह के मान अपमान में नहीं जाना चाहते, किसी की छवि को खंडित करना या मढ़ना नहीं चाहते। ये इतिहास के कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने इस तरह रखना चाहते हैं कि कुछ घटनाएं किस तरह सामान्य व्यक्तित्वों को बहुत ऊंचा बना देती हैं और बहुत ऊंचे व्यक्तियों को
नीचे ला देती हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लंबे समय से सक्रिय रहे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने 14 नवंबर 1913 को एक बहुत लंबी दया याचिका लिखकर कहा कि सरकार उन्हें छोड़ देगी तो वह जो चाहेगी मैं उसी रूप में उसकी सेवा करने को तैयार रहूँगा। ये तब की बात है जब उन्हें अंडमान में बहुत कड़ी सज़ा के लिए भेज दिया गया था। यह दया याचिका लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 23 मार्च 2020 को एक प्रश्न के उत्तर में रखी थी। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और प्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी की कुछ समय पहले ही आई पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स में वे लिखते हैं कि सावरकर ने पहली याचिका 1911 में लिखी जब उन्हें जेल गए 2 ही महीने हुए थे, दूसरी अक्टूबर 1912 में और तीसरी नवंबर 1913 में। इसके बाद 1914 और अक्टूबर 1917 में और एक 1918 में। अरुण शौरी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सावरकर ने 2 और याचिकाएं दाखिल की, एक जनवरी 1920 में और दूसरी मार्च 1920 में। उनकी पत्नी यमुनाबाई और सावरकर के छोटे भाई ने भी 2 याचिकाएं प्रस्तुत की। ऐसे में जब हम गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्नी श्रीमती चंद्र प्रकाश देवी के शब्द देखते हैं, उनका संदेश देखते हैं, तो आप देखिए कि एक मनुष्य, एक सामान्य हौसले वाला मनुष्य जो निश्चित ही सावरकर जितना बड़ा व्यक्तित्व तो उस समय लिए हुए नहीं था, लेकिन उनका आत्मबल कहीं गहरा था, वो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं और वही पत्र एक क्रांति के महानायक बने हुए व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वर्षों वर्ष कारावास और दया निवेदन करने वाले हुतात्मा स्वतंत्रता सेनानी के माफ़ीनामों से जुड़ी बहसें अपनी जगह हैं। हम यहाँ किसी स्वतंत्रता सेनानी की निंदा करने या उसे नैतिक शिखर से ढकेलने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक नैतिक शिखर की जो रोशनी है वो दिखाने अवश्य आए हैं। जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रभामंडल नभ को छू लेता है, वे एक पत्रकार हैं, एक सत्याग्रही हैं और भीड़ में भी अपने अंतःकरण की फुसफुसाहट को सुन लेने वाली एक नैतिक आभा के स्वामी हैं। सरदार भगत सिंह को भी फांसी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसी दया याचिका नहीं लिखी, सुखदेव ने भी नहीं और राजगुरु ने भी नहीं, और ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने कोई याचिकाएं नहीं लिखी। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्नी के नाम जो पत्र लिखा वह एक अद्भुत उदाहरण है। विद्यार्थी जी ने अर्थपूर्ण कष्ट का रास्ता चुना, नैतिकता की राह चुनी। उनका गंतव्य वो था जहाँ मनुष्य अपनी सुरक्षा को नहीं, अपनी सत्यनिष्ठा को बचाता है। यही वह सूक्ष्म जगह है जहाँ नायक नारा नहीं मानक बन जाता है, मॉरल टेम्पलेट। उन्होंने सिखाया कि अखबार या पत्रकारिता की पहली और आखिरी शर्त है अपनी आत्मा का लेखन, अपनी रूह की प्रूफ रीडिंग, अपने ख्यालों और विचारों का संपादन और जनता के पक्ष में खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म और लोक स्वातंत्र्य के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान। लेकिन क्षमा नहीं, कदापि नहीं, असंभव। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भारतीय पत्रकारिता में उच्च नैतिक आदर्श स्थापित किए और उन्होंने पत्रकारिता के मोर्चे पर डटे रहकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्राण न्यौछावर किए। प्रख्यात पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी ने उन पर पुस्तक लिखी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी भूमिका में लिखा, गणेश जी जिस शान से जिए उसी शान से उन्होंने मृत्यु का वर्णन किया। उन्होंने अपनी मृत्यु से जो सबक दिया वह हम बरसों बरस जीवित रहकर भी क्या दे पाएंगे। इस योद्धा ने 1923 में फतेहपुर में कहा, मैं संग्राम का पक्षधर हूँ, मैं समस्त सत्ताओं का विरोधी हूँ, भले ही वे मौजूदा नौकरशाहों अंग्रेज़ों की हों या ज़मींदारों, धनवानों या ऊंची जातियों की। हरदोई जेल उनके लिए जैसे एक विश्वविद्यालय बन गई थी। इसी में उन्होंने
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अपटन सिंक्लेयर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शैली, स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्राउनिंग, अनातोले फ्रांस, बाल्जक, H.G. वेल्स आदि सहित बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा। विक्टर ह्यूगो पर तो वे जैसे फिदा ही थे। ह्यूगो के ला मिजरेबल और 93 का अनुवाद उन्होंने जेल में ही किया। वे 16 साल के थे तो उन्होंने आत्मोत्सर्ग नामक एक पुस्तक लिख दी थी। कुछ लोग अपने नाम के आगे बड़े और शौर्यशाली नाम लगाते हैं, लेकिन लिखते दया याचिकाएं हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आजीवन अपने नाम के साथ विद्यार्थी ही लगाया, यानी विनयशीलता का एक हृदयहारी परिचय और मृत्यु के दिन तक वीरता का वर्ण। ये अद्भुत संयोग है कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और उनके और उन जैसे अन्य क्रांतिकारियों की मदद के लिए कुछ न उठा रखने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु उनके 2 ही दिन बाद एक सांप्रदायिक दंगे में दंगाग्रस्त लोगों को बचाने और हिंदू मुस्लिम एकता के मूल्यों को जीवंत रखने के प्रयासों के दौरान हो गई। तभी उन्होंने छुरों और बर्छों से लैस बलवाइयों से कहा, तुम मारना चाहो मुझे मार दो, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। बचकर निकलने के बजाय दंगाइयों के हाथों मारा जाना मेरे लिए कहीं अच्छा है। और यही उनके पत्र का वह संकल्प प्रकट होता है जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था। यह पत्र कोई दस्तावेज नहीं है, यह पत्र एक दीप स्तंभ है। इसके अक्षरों में जो रोशनी है वह साधारण नहीं है, वह हमारे हृदयों को, हमारी आत्माओं को दीप्त करती है, उनमें उजाला उलीचती है। कष्ट की हवा चले तो भी ये लौ नन्ही होकर भी लपट की तरह काम करती है। गणेश शंकर विद्यार्थी हमें बताते हैं वीरता शोर नहीं करती, वो सिलेबस में नहीं मिलती, वो किसी पत्नी के साहसी वाक्य और किसी पति के शांत हस्ताक्षरों के बीच मुस्कुराती हुई हमें प्राप्त होती है। जेल से बाहर आने के बाद वे फिर जेल जाने के लिए तैयार होते और अंततः उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्राण दिए और दूसरी तरफ सावरकर जेल से बाहर आए भी, लेकिन वे गांधी हत्याकांड जैसे प्रकरणों में नामजद हुए। यदि आपको लगता है कि यह पत्र आज भी हमारे आत्मसम्मान का तापमान ठीक करता है तो आप हमारे लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे पन्ने जितनी बार पढ़े जाएं उतनी ही बार इतिहास का माथा गर्व से ऊंचा होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम पत्रों के भीतर का भारत जैसा कुछ और आपके लिए इतना ही अनकॉमन लेकर आएंगे। ऐसे ही अनकॉमन विषयों को, टॉपिक्स को, ऐसी ही अनकॉमन कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।